Welcome you in रसायन एकेडमी केमिस्ट्री। आई होप सो दैट आप हमारे सभी लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। तो प्लस 2 की केमिस्ट्री में ये चैप्टर वैसे पहले हट गया था, अब दोबारा से इंट्रोड्यूस हो गया एंड इट हैज बिकम द फर्स्ट यूनिट ऑफ योर केमिस्ट्री। तो सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है, इसके बीच में हम बेसिकली क्रिस्टलोग्राफी स्टडी करते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जिसके बीच में बहुत सारी इमेजिनेशन की जरूरत होती है। तो उसके एक स्मूथ बनाने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वी विल यूज 3 डायमेंशनल मॉडल्स, और टाइम टू टाइम आपको इसके बीच में जितने भी न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं वो भी साथ साथ में करवाते चले जाएंगे, सो दैट यू कैन बिकम परफेक्ट इन दिस चैप्टर सॉलिड स्टेट। आप लेक्चर को लाइक जरूर करें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो चलो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सॉलिड स्टेट। आपको पता है कि कोई भी मैटर है, व्हाट इज मैटर? अगर मैं आपसे पूछता हूँ भाई मैटर क्या होता है, तो मैं ये कहता हूँ भाई मैटर इज एनीथिंग, है ना, विच ऑक्यूपाई स्पेस, हैज गॉट डेफिनेट वॉल्यूम एंड द प्रेजेंस ऑफ विच कैन बी फेल्ट बाय एनी ऑफ आवर सेंसेस। भी हमारे किसी भी सेंस से उसके प्रेजेंस को हम फील कर सकते हैं। एक और बात, व्हाट इज दैट, कि मैटर को हम डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई करते हैं, और इसकी जो सबसे बेसिक और फंडामेंटल क्लासिफिकेशन है वो क्या है? दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर ऑन द बेसिस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स। मैं ये वर्ड बहुत बार यूज करूंगा इस चैप्टर में। व्हाट इज दैट वर्ड आई हैव यूज्ड दिस वर्ड? क्या मैंने एक वर्ड यूज किया, कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स। ठीक है, अब देखिए बेटे, कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स का मतलब क्या है? यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपको ही पता होना चाहिए कि कोई भी जो एक मैटर है वो 3 चीजों से मिलके बन सकता है, और वो 3 चीजें क्या कुछ हो सकती हैं? दे कैन बी एटम्स। वो क्या हो सकते हैं? एटम्स। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, साथ साथ में एग्जांपल ले लेते हैं। और एग्जांपल ये भी, अगर सपोज करो मैं ये कहता हूँ ये मेरे पास ये एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम स्ट्रिप है। अगर मैं कहूँ ये जो एल्यूमिनियम स्ट्रिप है ये किससे मिलके बनी हुई है, तो आई विल सिंपली से दैट इट कंसिस्ट ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स। ये एल्यूमिनियम के एटम से मिलके बनी हुई है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स। तो दूसरी बात क्या हो सकते हैं? दे कैन बी आयंस। उसके कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं बेटे? आयंस। जैसे अगर मैं क्या कहूँ, सोडियम क्लोराइड नमक होता है बेटे। अगर मैं सोडियम क्लोराइड की बात करता हूँ तो इसके बीच में जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? सोडियम आयन, क्लोराइड आयन। क्या कुछ होते हैं? सोडियम आयन, क्लोराइड आयन। और तीसरी बात क्या हो सकते हैं बेटे? दे कैन बी, तीसरे कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? दे कैन बी मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, दे कैन बी मॉलिक्यूल्स ऑल्सो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आइस, इफ आई से वाटर, बेटे आइस है, वाटर है, उसके बीच में जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल है वो क्या है? H2O, वाटर का मॉलिक्यूल। इसमें आयन नहीं होते, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स किसी भी मैटर में 3 हो सकते हैं, और वो 3 कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? दे कैन बी एटम्स, दे कैन बी आयंस एंड दे कैन बी मॉलिक्यूल्स। ये 3 हो सकते हैं। अब ये जो एटम है, आयन है या मॉलिक्यूल है, इनमें आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ दोज फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, उनमें वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके मैग्नीट्यूड के बेसिस के ऊपर हम ये कह सकते हैं मैटर को हम 3 बेसिक फॉर्म्स में क्लासिफाई करते हैं। और वो 3 बेसिक फॉर्म कौन कौन सी हैं बेटे? अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो क्या है? गैस, लिक्विड और तीसरा सॉलिड। तो बेसिकली ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है। कौन कौन से? गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट। तो इफ आई से व्हाट इज गैसियस स्टेट? गैसियस स्टेट क्या होता है? आपको पता है, 9th क्लास से पढ़ते हुए चले आए कि दैट गैसियस स्टेट इट रिप्रेजेंट दैट स्टेट ऑफ मैटर। ये मैटर की वो वाली स्टेट है इन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स इज मिनिमम, ऑलमोस्ट 0, लगभग 0 होती है। जिसके कारण से क्या होता है कि जो गैसेस होती है ना, दे पोजेस नो डेफिनेट वॉल्यूम एंड नो डेफिनेट शेप। ना उनमें कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ना ही उनके बीच में कोई डेफिनेट शेप होता है। दूसरी बात,
एक और बात है बेटे, मैं कई बार ऐसे भी गैसियस स्टेट को डिफाइन करता हूँ, दैट गैसियस स्टेट इट रिप्रेजेंट दैट स्टेट ऑफ मैटर जिसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज बिलो रूम टेम्परेचर। भाई जैसे अगर मैं कहूँ भी यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ये क्या गैस है, तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड या जो ऑक्सीजन है वो इस टेम्परेचर तक मेल्ट भी हो चुकी है और इवेपोरेट भी हो चुकी है। दूसरा आपके पास क्या हुआ, लिक्विड। आपको पता है लिक्विड रिप्रेजेंट दैट स्टेट ऑफ मैटर जिसके बीच में द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ एक्शन आर मॉडरेट, ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, ना बहुत ज्यादा है और ना ही वो बहुत कम है। तो इसके कारण से जो लिक्विड्स होते हैं बेटे उनका दे पोजेस डेफिनेट वॉल्यूम, वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है बट दे पोजेस नो डेफिनेट शेप। जैसे अगर मैं क्या कहूँ, सपोज 1 लीटर मेरे पास पानी है, आई हैव गॉट 1 लीटर ऑफ वाटर, तो वो 1 लीटर ही रहेगा, चाहे उसको एक वेसल में डालें चाहे दूसरे में डालें चाहे तीसरे में डालें, लेकिन जैसे भी वेसल में उसको मैं डालूंगा उसके अकॉर्डिंगली उसकी शेप आ जाएगी। जैसे उसको ग्लास में डालूं तो ग्लास टाइप उसकी शेप आ जाएगी, किसी और उसको वेसल में डालता तो उस वेसल की शेप के अकॉर्डिंगली उसकी शेप आ जाती है। नेक्स्ट आपके पास कौन सा जो स्टेट है जो हमें बेसिकली इस चैप्टर में स्टडी करना है, बिकॉज गैसियस स्टेट आप क्लास 11th में स्टडी कर चुके हैं। लिक्विड स्टेट जो आप स्टडी कर रहे हैं वो आप फिजिक्स में बेसिकली स्टडी करते हैं, जैसे उसमें आप सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी ऐसे फिनोमिनास डिस्कस करते हैं। सॉलिड स्टेट हमें आपके साथ डिस्कस करना है, तो इस चैप्टर का जो नाम ही है वो क्या है, सॉलिड स्टेट। ठीक है, सो अब मैं सबसे पहले आपको बात बताना चाहता हूं दैट वी वांट टू क्लासिफाई सॉलिड्स। हम सॉलिड्स को क्लासिफाई करना चाहते हैं एंड हाउ वी कैन क्लासिफाई दीज सॉलिड्स। तो अब हम अपने इस डिस्कशन को सॉलिड स्टेट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं दैट वी वांट टू डू व्हाट इज दैट आर्टिकल है मेरे पास। पहला तो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन। बेटे एक बात याद रखना कि किसी चीज को, किसी भी हम चीज को क्लासिफाई जब भी करते हैं तो उसको क्लासिफाई करने के एक नहीं कई तरीके होते हैं, हम किस एंगल से उसको स्टडी करके क्लासिफाई करना चाहते हैं। तो सॉलिड्स की जो क्लासिफिकेशन में पहले आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं वो ये है कि दैट क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स, ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स। किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स हैं, तो इसमें जो सबसे पहला हम बात करते हैं इसमें टाइप, ये मैंने लिखा हुआ क्या, टाइप। तो टाइप में क्या हुआ, आयनिक सॉलिड्स। सबसे पहले कौन से हुए, आयनिक सॉलिड। एज यू ऑल नो कि आयनिक सॉलिड वो वाले सॉलिड होंगे जिनके बीच में द कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स आर क्या है, ऑपोजिटिवली चार्ज आयंस, ऑपोजिटिवली चार्ज आयंस। जैसे अगर मैं बात करता हूँ बेटे NaCl की, सोडियम क्लोराइड की, तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं, सोडियम आयन और कौन सा, क्लोराइड आयन। कौन सा हो गया, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन। तो ये क्या हो, ऑपोजिटिवली चार्ज आयंस हो गए। ओके, अब इनमें मैं बात कर रहा हूँ क्या, नेचर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनमें नेचर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी होंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। अब आपको ये पता होना चाहिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उन्हें कोलम्बिक फोर्सेस भी बोलते हैं। ये जो फोर्सेस होती हैं बेटे बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिसके कारण से इसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, दे आर सॉलिड्स। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हमेशा सॉलिड्स होते हैं। कंडक्टिविटी देखिए, हम ये कहते हैं दैट दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में तो दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए ये मेरे पास एक मॉडल है ना, इस मॉडल के बीच में हमने क्या कहा, ये सपोज ये सोडियम है, ये क्लोराइड है, ये सोडियम है, ये जो लाइट ग्रीन वाला है मान लो सोडियम है और जो डार्क ग्रीन है वो क्या है, क्लोराइड है। तो ये जो है ये स्ट्रक्चर हो गई किसकी, सोडियम क्लोराइड की। तो अगर आप सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स की बात करें तो इसके बीच में क्या है कि ये सोडियम आयन
क्लोराइड आयन, ये सोडियम आयन, ये क्लोराइड आयन, ये आयन मूव तो नहीं कर सकते, ये आयन सॉलिड स्टेट में मूव नहीं कर सकते। हाँ, अगर मैं इसको पानी में डाल दूं, घोल दूं, है ना, या इसको मेल्ट कर दूं, तो सोडियम आयन क्लोराइड आयन अलग अलग हो जाएंगे, वो आयन मूव कर सकते हैं। इसका मतलब कंडक्टिविटी बिहेवियर की अगर मैं बात करूं तो आई विल से क्या कि दैट दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, बट इन दो स्टेट्स में मैं लिखता हूं मॉल्टन स्टेट एंड इन दूसरी स्टेट आपके पास क्या है, सॉल्यूशंस, solution form, soluble form, aqueous solutions, तो दे बिकम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज उसके में जो आयंस है उनकी मोशन पॉसिबल हो सकती है। मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज फोर्स ऑफ एक्शन का हाई है, तो इसलिए हाई ही होगी। सॉल्युबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो बड़ा सिंपल सा फैक्ट होता है सॉल्युबिलिटी का, और वो होता है लाइक डिसॉल्व लाइक, क्योंकि इसमें सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है और आयंस है ना, और वाटर आपके पास क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट है, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, तो लाइक डिसॉल्व लाइक की अगर मैं बात करूं तो ये इन कंपाउंड्स में सॉल्युबल, मतलब ये सारे जो कंपाउंड्स हैं ये ऑलमोस्ट दे आर ऑल सॉल्युबल इन किसमें, द पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। लेकिन जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं, जैसे अगर मैं नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात करूं, से केरोसिन हो गया, है ना, हेक्सेन हो गया, बेंजीन हो गया, तो उसके कंपाउंड्स इनसॉल्युबल। तो बेसिकली इसको ब्रीफ अप करता हूँ, एंड व्हाट इज दैट कि पहले टाइप के सॉलिड्स, क्योंकि इसके बाद मैं इसको रब कर दूंगा, पहले टाइप के सॉलिड मैंने आपको कौन से बताया, आयनिक सॉलिड, इसके कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स कौन से, पॉजिटिवली चार्ज आयंस। नेचर ऑफ फोर्स ऑफ एक्शन इनमें क्या होती है, कोलम्बिक फोर्सेस या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, जो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग, इसलिए इनका फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बिकॉज दे आर अनेबल टू, देयर आयंस आर अनेबल टू मूव। लेकिन अगर उसको हम मेल्ट कर दें या उसको पानी में डिसॉल्व कर दें तो आयंस मूव कर सकते हैं, हेंस दे विल बिकम गुड कंडक्टर इन मॉल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का हाई होता है एंड दे आर यूजुअली सॉल्युबल इन किसमें, द पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। दूसरे टाइप के मैं सॉलिड्स की बात आपके साथ कर रहा हूं, एंड व्हाट आर दोस द अदर टाइप ऑफ द सॉलिड्स। दूसरे टाइप के जो मेरे पास सॉलिड है वो कौन से, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो एज द नेम इंडिकेट, भाई ये मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होंगे, जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स। क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स। जैसे अगर मैं कहता हूं HCl मॉलिक्यूल है, अगर मैं कहूं H2 ये भी मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल है, HCl मॉलिक्यूल है ना, लेकिन इन दोनों में फर्क है। और रादर मैं एक हर भी लिखता हूं HF, क्योंकि मैं क्लियर करना चाहूंगा आपको ये सारी बात। HCl पोलर मॉलिक्यूल है, HH नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, बिकॉज इसके जो दोनों कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स के सेम है ना, तो इसलिए द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इन बिटवीन नॉन पोलर, और ये भी एक टाइप का पोलर मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड डिपेंड करता है कि उसके कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स कैसे हैं, पोलर है, नॉन पोलर है, उसके बेसिस के ऊपर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर फर्दर डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज। और वो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, पहला क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, क्या आएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स क्या आएंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक क्या हो गए, H2O2 है ना, Cl2 Br2 I2 है ना, और एक और हम बात करें कि दैट इज व्हाट इज से जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये जितने भी नोबल गैसेस होती हैं वो सभी, इनमें जो नेचर ऑफ फोर्स ऑफ एक्शन है वो कौन सी होती है, वैन डर वाल। नेचर ऑफ फोर्स ऑफ एक्शन क्या होती है, वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। तो इसलिए इनकी फिजिकल स्टेट क्या होगी, गैसियस, देयर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। देन व्हाट्स अबाउट कंडक्टिविटी, अरे इनमें कोई आयन नहीं है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में, तो दे आर सिंपली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके बीच में क्या है, वीक है, इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका बहुत लो होगा, एंड दे आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, हेक्सेन, CCl4 एटसेट्रा। ये इस टाइप के कंपाउंड में
से आपके पास क्या होगा, पोलर, जैसे HCl। आपको पता है अगर मैं HCl की बात करूं तो इसमें H के ऊपर क्या डेल्टा पॉजिटिव, Cl के ऊपर क्या चार्ज है, डेल्टा नेगेटिव। तो ये मॉलिक्यूल कैसा हुआ, पोलर मॉलिक्यूल। तो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल्स क्या होंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, नेचर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें क्या होगी, सिंपल सी एक बात है, क्योंकि ये पोलर है, डाइपोल बोलते हैं इसे, तो इनमें जो फोर्स ऑफ एक्शन होंगी वो क्या होंगी, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। कौन सी इंटरैक्शन है, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। कंडक्टिविटी, आमतौर पे कंडक्टर नहीं होते, लेकिन पानी में अगर डिजोल्व इनको कर दें तो कुछ ये आयंस बना देते हैं, जैसे HCl पानी में डिजोल्व कर दो, H आयन Cl आयन में डिसोसिएट हो गया, तो दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका ना बहुत ज़्यादा होता है ना बहुत कम होता है। सॉल्युबिलिटी मैंने आपको बताया, दैट बिकॉज ये खुद पोलर है इसलिए दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉलिड्स। अब मैं बात इसमें एक स्पेशल टाइप की करना चाहता हूँ। आपको एक चीज पता है, और वो ये है कि अगर एक पोलर मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ी हुई है, जैसे HF हो गया, वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, ठीक है, ये तीन मैंने मॉलिक्यूल्स लिए, HF लिया, वाटर लिया, अमोनिया लिया, ठीक है। तो HF इनमें क्या होता गया, इफ द एटम विच इज अटैच्ड टू हाइड्रोजन इज स्मॉल एंड इज हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर उसका साइज छोटा हो और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, ज्यादा हो, तो तब उनमें जो अट्रैक्शन है, वैसे तो इसे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, और उस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम रिलेटिवली डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से स्ट्रॉन्ग होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। आपने क्लास 11th में स्टडी किया है, बट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण से इसमें मतलब मॉलिक्यूल जुड़े हुए होते हैं। तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर सॉलिड में पहला टाइप मैंने आपको कौन सा करवाया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, दूसरा पोलर मॉलिक्यूल्स, और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स में जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स हैं वो क्या हुए आपके पास, पोलर मॉलिक्यूल्स, इन विच हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। नेचर ऑफ फोर्स ऑफ एक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस में। नेक्स्ट, व्हाट इज दैट, फिजिकल स्टेट, आमतौर पे ये लिक्विड होते हैं। कंडक्टिविटी, दे आर नॉट वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन अगर इनको ये डिसोसिएट हो सके किसी तरीके से तो देन दे विल बिकम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज slightly higher than expected value, and solubility, because of their polar nature, they are usually soluble in polar solvents. Next आपके पास होता है कौन सा, कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड्स। चलो मैं आपको आपकी क्लास 10th में लेके चलता हूँ। आपको ये पता होना चाहिए कि जो डायमंड है उसमें ये होता है कार्बन 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 कार्बन, ये कार्बन आगे फिर टेट्राहेड्रल हो गया, ये आगे फिर टेट्राहेड्रल हो गया, इस तरीके से ईच कार्बन इज बॉन्डेड विद 4 अदर कार्बन्स। तो जब डायमंड में या ग्रेफाइट में आपने स्ट्रक्चर स्टडी की होगी, है ना, तो क्या होता है, जो डिफरेंट एटम्स होते हैं वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं। कौन से बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन वो कोवलेंट बॉन्ड जब उसमें बनते हैं तो उससे एक नेटवर्क बन जाता है। तो उस टाइप के जो सॉलिड्स को हम नाम क्या देते हैं, कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड्स। टाइप क्या हो गया, कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड्स। इसके कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स क्या हो गए, एटम्स। नेचर ऑफ फोर्स ऑफ एक्शन इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसमें रियल बॉन्ड है। देखिए इसमें रियल बॉन्ड है भाई, एटम उसके रियल सेंस में बॉन्डेड है। रियल बॉन्ड आयनिक और कोवलेंट ही होते हैं, तो कोवलेंट बॉन्ड उसमें रियल बॉन्ड है जो उसको जोड़े हुए हैं, इसलिए उनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, दे आर वेरी हार्ड, दे आर एक्सट्रीमली हार्ड। आपको पता है ड्यू टू दिस फोर्स ऑफ एक्शन ओनली जो डायमंड है दैट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सॉलिड। ठीक है, इसमें हालांकि एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन कौन सी होती है, ग्रेफाइट, वो सॉफ्ट होता है थोड़ा सा। कंडक्टिविटी, इनमें कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड्स में ना तो कोई फ्री एटम होता है ना ही कोई फ्री आयंस होता है। तो फ्री एटम या आयन ना होने की वजह से व्हाट इज दैट, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका दैट इज एक्सट्रीमली हाई, बहुत ज़्यादा हाई होता है, एंड सॉल्युबिलिटी दे आर नॉट सॉल्युबल इन मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट्स, ये किसी सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होते। नेक्स्ट इज व्हाट, मेटेलिक सॉलिड्स। आपको पता है मेटल्स जो होते हैं उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो क्या होती है, मेटेलिक बॉन्ड। और आपको पता है मेटेलिक बॉन्ड मेटल स्टेट में क्या होते हैं, कर्नल्स होते हैं ना, और इनमें क्या होता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ये आपने मेटेलिक बॉन्ड में स्टडी किया होगा, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद तो मैं केमिकल बॉन्डिंग के कुछ लेक्चर अपलोड करूंगा, आप उसमें इन लेक्चर को देख सकते हो कि मेटेलिक बॉन्ड होता क्या है। यहाँ पर मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि मेटेलिक सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेटल एटम्स। क्या होते हैं, मेटल एटम्स। इसमें जो नेचर ऑफ फोर्स अट्रैक्शन होती है वो क्या होते हैं, मेटेलिक बॉन्ड, फिजिकल स्टेट। आमतौर पे जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। मर्करी एक्सेप्शन है। कंडक्टिविटी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी both in solid state as well as in liquid state, molten state. Melting and boiling point usually it is high, and solubility ये आमतौर पे liquids में soluble नहीं होते। Now इसका मतलब ये हुआ कि depending upon the nature of the constituting particles, मैंने आपको ये बताया भाई जो solids हैं उनको हम solid जो है उनको हम चार कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, और वो कौन कौन से, आयोनिक सॉलिड, दूसरे मैंने आपको क्या बताया, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, तीसरे मैंने आपको क्या बताया, कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड्स, चौथा आपको क्या बताया, दैट इज मेटेलिक सॉलिड्स। ठीक है, और मॉलिक्यूलर सॉलिड में आगे तीन टाइप मैंने आपको बताया, कौन कौन से, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स। तो ये जो क्लासिफिकेशन थी दैट वाज बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स। अब मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए आपको साथ ये बात करना चाहूंगा इस लेक्चर के लिए, अभी उसके बाद दोबारा से बात करते हैं कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड है बेस्ड अपॉन द अरेंजमेंट, बेस्ड अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स, वो जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स हैं उनके अरेंजमेंट के बेसिस के ऊपर इन्हें हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एंड व्हाट इज दैट, एमॉर्फस सॉलिड्स, और दूसरे आपके पास क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। हमारा बेसिकली चैप्टर जो है ना इसमें क्रिस्टलोग्राफी है, हमारा जो फंडामेंटल चैप्टर है ये तो 9th 10th क्लास में हम पढ़ा है, जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया। ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है यही हमारा मेन यहाँ पर मकसद है इस चैप्टर में डिस्कस करना। बस मैं सिंपली इसको अभी डिफाइन करता हूँ पहले, फिर इसकी डिटेल आगे लेंगे। एंड व्हाट इज दैट, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो वाले सॉलिड्स होते हैं। हाँ, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड, इन दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस है भाई। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ना उसमें जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स हैं वो वेल डिफाइंड उनका अरेंजमेंट होता है। जैसे ये मेरे पास मॉडल है, बस इसके बाद हम मॉडल ही स्टडी कर रहे हैं। जैसे मेरे पास ये मॉडल है, इसमें 2 कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स हैं, कौन कौन से, ये लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन। तो इनमें आप ये देखिए कि इसका जो अरेंजमेंट है ना, वो एक बड़ा वेल डिफाइंड अरेंजमेंट है चारों तरफ से, है ना, एक जैसा। तो जब वेरियस कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल्स, चाहे वो एटम्स हो, चाहे वो आयंस हो, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो, किसी भी सॉलिड में अगर उसके कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या होता है, डेफिनेट होता है, तो उसे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोलते हैं। और अगर उनका अरेंजमेंट हैफेजर्ड होता है, जिगजैग होता है ना, तो तब उन्हें हम अमॉर्फस सॉलिड्स बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब ऐसा है, हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड के बारे में एक बेसिक फंडामेंटल आइडिया पता लगा
कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो कौन से सॉलिड्स होते हैं कि जिसके बीच में जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स हैं, चाहे वो एटम्स हो, आयंस हो, मॉलिक्यूल्स हो, कुछ भी हो, है ना, उनका जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल फिक्स्ड है, डेफिनेट है, एक रेगुलर अरेंजमेंट है। और जो अमॉर्फस सॉलिड्स हैं वो वाले सॉलिड्स होते हैं जिनके बीच में जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स हैं उनके जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स हैं उनमें कोई रेगुलर, कोई डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं होता। तो कई बार वैसे ये क्वेश्चन आता है, काफ़ी कम आता है एग्जाम में, लेकिन कई बार आ भी सकता है। व्हाट इज दैट? वो ये कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड के बीच में डिफरेंस क्या है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? वेल डिफाइंड अरेंजमेंट। सबसे पहले मैं इन दोनों में पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपको करवा रहा हूं। तो पहला पॉइंट मैंने कौन सा लिया था? वेल डिफाइंड अरेंजमेंट। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो वाले सॉलिड्स होते हैं जिनके बीच में जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स है उनका एक वेल डिफाइंड अरेंजमेंट होता है। वेल डिफाइंड, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, इस तरीके से ए बी ए बी ए बी ए बी, लाइक दैट, इस तरीके से ये एक वेल डिफाइंड अरेंजमेंट है। बट इन अमॉर्फस सॉलिड्स व्हाट इज दैट? व्हाट आई कैन से, देयर इज नो वेल डिफाइंड अरेंजमेंट। देखो बेटे, बी ए बी बी ए बी, कुछ कोई वेल डिफाइंड अरेंजमेंट नहीं। दूसरा क्या होता है? वेल डिफाइंड शेप्स। देखिए आपको मैं दो एग्जाम्पल बताता हूँ। एक नमक है, या आपने 11th क्लास में स्कूल में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनाएंगे, ब्लू कलर्ड क्रिस्टल्स, बड़े डेफिनेट उसके क्रिस्टल्स होते हैं। एलम है, फिटकरी, अगर आप उसके क्रिस्टल्स देखें वेल डिफाइंड क्रिस्टल्स। चीनी है, उसके क्रिस्टल्स वेल डिफाइंड क्रिस्टल्स। तो जब कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो डेफिनेट हो जाता है, तो उससे दैट लीड्स टू वेल डिफाइंड शेप्स। उससे मॉलिक्यूल जो है ना उनकी एक वेल डिफाइंड शेप आ जाती है। यस, लेकिन अमॉर्फस सॉलिड्स में उनकी कोई वेल डिफाइंड शेप नहीं होती। जैसे अगर मैं टेल्कम पाउडर की बात करूं, उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कोई वेल डिफाइंड शेप नहीं होती। शार्प मेल्टिंग पॉइंट। बच्चों ये वर्ड मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। व्हाट इज दैट शार्प मेल्टिंग पॉइंट? असल में क्या है कि मेल्टिंग का कंसेप्ट है क्या? मैं कहता हूं सपोज ही मेरे पास सॉलिड है ना, ये सॉलिड है ए बी, इनके बीच में क्या है कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स हैं उनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको हीट करना शुरू कर दिया, मैंने इसको एनर्जी देनी शुरू की। जब मैं इसको एनर्जी देता हूँ तो इनके बीच में जो इसके जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स हैं उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो धीरे धीरे ब्रेक होना शुरू होती है। और जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होती है ना, कम मतलब बिकॉज द अप्लाइड एनर्जी इज मोर देन दैट ऑफ द एनर्जी विच इज होल्डिंग दीज एटम्स या कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स टुगेदर, है ना। तो अगर वो एनर्जी उसके बराबर हो जाएगी तो ये मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगी, लूज हो जाएगी एंड दे विल स्टार्ट मूविंग। वो मूव कर सकते हैं, है ना, मीन्स दे विल स्टार्ट टर्निंग इनटू द लिक्विड स्टेट। उस टेम्परेचर को हम बेसिकली क्या नाम देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। मैंने अभी शार्प मेल्टिंग पॉइंट की बात नहीं की, मैंने क्या बात की, मेल्टिंग पॉइंट। देखिए सपोज ही मैंने एक ये थर्मोमीटर लिया, ध्यान से समझना बेटे, ये थर्मोमीटर लिया और इस थर्मोमीटर के बीच में मैंने मतलब इसके साथ कोई एक सॉलिड रख दिया जिसका मैं मेल्टिंग पॉइंट देखना चाहता हूँ। ओके, तो मैंने जब इसका मेल्टिंग पॉइंट देखा, है ना, तो मुझे ये पता लगा कि जब एक क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर हम मेल्ट करते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। शार्प का मतलब ये है, देखो चलो मैं एक बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताता हूँ। मैंने एक बीकर लिया, उसके बीच में आइस ले ली। यू मस्ट बी नोइंग आइस इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। मैंने इसके बीच में थर्मोमीटर रखा और ये देखा कि कुछ टाइम के बाद मैंने देखा कि आइस मेल्ट होना शुरू हो गई। जब आइस मेल्ट होना शुरू हुई तब से लेकर जब तक आइस मेल्ट हुई इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहा, टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसके बीच में जो मतलब वेरियस कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स हैं वो चारों तरफ से एक जैसी फोर्सेस से अटैच्ड है, तो इसलिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही वो फोर्स ऑफ एक्शन ब्रेक होंगी। देयरफॉर व्हाट आई कैन से दैट मतलब ड्यूरिंग मेल्टिंग, कहने का मतलब ये हुआ, शार्प मेल्टिंग पॉइंट का ये मतलब होता है कि ड्यूरिंग मेल्टिंग उस सिस्टम का टेम्परेचर नहीं बढ़ता। लेकिन अगर मैं एक अमॉर्फस सॉलिड लेता हूँ, एक अमॉर्फस सॉलिड का एक एग्जांपल लेता हूँ, वैक्स। सपोज मैंने एक वेसल में ऐसे वैक्स ले लिया और इसके बीच में मैंने क्या लिया, आई हैव टेकन ए थर्मोमीटर, मैंने एक थर्मोमीटर लिया।
इसको हीट करना शुरू कर दिया। ओके, जैसे मैंने इसको हीट करना शुरू किया तो क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद ये वैक्स मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। सपोज वो टेम्परेचर था 70 डिग्री, सपोज करते हैं 70 डिग्री में मेल्ट होना शुरू हुआ इस वेसल में। आप इसको ऑब्जर्व करते चले जाओ, आप देखो धीरे धीरे वैक्स मेल्ट हो गया, लेकिन जब वो पूरा मेल्ट हुआ तो वो उसका टेम्परेचर था कितना, 72। तो इसका मतलब इस वैक्स का मेल्टिंग रेंज क्या हो गई, 70 से 72 डिग्री। इसे बोलते हैं दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दे हैव गॉट द शार्प मेल्टिंग पॉइंट, बट द अमॉर्फस सॉलिड्स दे मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, दे मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। उसका रीजन क्या है, रीजन सर ये आपके सामने देखिए, ये अमॉर्फस सॉलिड्स की क्या है, अरेंजमेंट है। तो इसमें कहीं पे फोर्स ऑफ रिएक्शन कम होंगी, कहीं पे ज़्यादा होंगी। तो जहाँ पे फोर्स ऑफ रिएक्शन कम होंगी वो कम टेम्परेचर में मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, और जहाँ पे फोर्स ऑफ रिएक्शन रिलेटिवली ज़्यादा होंगी दैट विल रिक्वायर रिलेटिवली हायर वैल्यू ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट। उसको रिलेटिवली ज़्यादा वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट इज क्लीन क्लीवेज। इसको समझें। देखिए ऐसा होता है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसको सपोज करो कि मैं यहाँ से ऐसे इसको एनर्जी देता हूँ, तो जब एनर्जी देता हूँ तो ये लेयर की लेयर स्लाइड कर जाएगी, ये लेयर की लेयर स्लाइड कर जाएगी। तो स्लाइड करेगी तो जो इसके नीचे वाला जो सिस्टम आएगा वो क्या आएगा, दैट विल बी शोइंग ए क्लीन क्लीवेज, बिल्कुल साफ है ना, एक जैसा आएगा, स्मूथ आएगा। देखो इसको समझने का एक तरीका होता है, मिश्री होती है ना, मिश्री, वो धागे वाली मिश्री, अगर आप उसको देखें है ना, या फिटकरी ले लो, एलम है ना, उसका एक क्रिस्टल है, आपने क्रिस्टल को तोड़ा, तो जहाँ से आप क्रिस्टल को तोड़ते हो नीचे का जब आप सरफेस देखते हो तो बिल्कुल साफ होता है, स्मूथ होता है। इस फिनोमिनन को बोलते हैं दैट दे शो क्लीन क्लीवेज। लेकिन अगर हम एक अमॉर्फस सॉलिड को ऐसे तोड़ें, सपोज वैक्स है, वैक्स की एक डली है, उसको आप तोड़ते हो, तो जब आप इसको तोड़ते हो तो आपको क्या पता लगता है, जो उसका सरफेस है वो स्मूथ नहीं है, वो रफ है। सरफेस जो उसके है वो कैसे है, रफ है, दे आर नॉट स्मूथ, दे आर नॉट क्लीन, है ना। जैसे एक रबर है, रबर इज आल्सो अमॉर्फस सॉलिड, मैंने उसको ऐसे तोड़ा, ऐसे तोड़ के उसको क्या किया, दो पार्ट्स में सेपरेट किया, तो जब मैंने उसको एज को देखा दैट एज वाज नॉट स्मूथ, वो रफ था। तो इसका मतलब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं दे शो क्लीन क्लीवेज, बट द अमॉर्फस सॉलिड्स दे डू नॉट शो क्लीन क्लीवेज। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उन्हें हम ट्रू सॉलिड्स बोलते हैं, लेकिन जो अमॉर्फस सॉलिड्स हैं दे आर सेड टू बी स्यूडो सॉलिड्स। स्यूडो मतलब फॉल्स, ये ट्रू सॉलिड्स नहीं होते। अभी मैं डिस्कस भी करूंगा इसके बारे में, लेकिन आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स, जिसके बीच में मैं एक बात आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, और वो कौन सी है, दैट इज एनाइसोट्रॉपी, और ये शो करते हैं आइसोट्रॉपी। सुनिए ये क्या होती है, मैं इसको समझाने के लिए एक बड़ा ना सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपके साथ। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जैसे ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। मैं एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी की बात करूं तो उससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैसे आपको पता है, मतलब जब लाइट एंटर करती है ना, एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे, तो डेविएट होते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज आपने स्टडी की है। मैं आपको यहाँ पर जो बेसिकली फंडामेंटली बात बताना चाहता हूँ, और वो ये है एनाइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी का मतलब क्या है। ये मेरे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। सपोज मैं इसकी कोई ऑप्टिकल प्रॉपर्टी देखना चाहता हूँ, तो इसके बीच में आई विल सब्जेक्ट इट टू अ बीम ऑफ लाइट, इसमें एक बीम ऑफ लाइट्स डालता हूँ। सपोज मैं इसको बीम ऑफ लाइट यहां से डालूं, इधर से, इस एंगल से। जब मैं इसको इस एंगल से बीम ऑफ लाइट डालूंगा तो इसमें ए बी ऐसे आएंगे पार्टिकल्स। इधर से डालूं बी ए बी। अगर मैं इसको इधर से डाल दूं तो क्या आएगा, ए। अगर इधर से डालूं तो बी। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट इधर से एंटर करे
इधर से करे या इधर से करे, इन सभी साइड से जब वो एंटर करेगी तो उसका उसके ऊपर पड़ने वाला जो भी इफेक्ट है वो डिफरेंट होएगा। मीन्स व्हेन, एक चीज याद रखना, व्हेन a given property, when the property of a substance do not remain same in all the directions, जब कोई ऐसी physical property which do not remain same along all the directions, तो उस phenomenon को बोलते हैं anisotropy। लेकिन amorphous solid में क्या होता है, ये arrangement इतना haphazard होता है कि हम किसी भी डायरेक्शन से इधर से जाएं, इधर से जाएं, इधर से जाएं, इधर से जाएं, किसी भी डायरेक्शन से जाएं, तो ऑन द एवरेज द नेचर एंड नंबर ऑफ द पार्टिकल्स इंटरेक्टिंग विद दैट सिस्टम वो क्या आएगा, सेम आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो उस लाइट की बीम के ऊपर जो इफेक्ट है इधर और इधर, इधर से इधर से इधर से किधर से भी, वो क्या आएगा, सेम आएगा, एक जैसा आएगा। तो मीन्स आइसोट्रॉपी, उसे क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉपी। व्हेन a given substance show properties same along all the directions, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉपी। लेकिन अगर उसकी प्रॉपर्टीज जो है along all the directions सेम ना हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, एनाइसोट्रॉपी। तो ये फंडामेंटली जो डिफरेंसेस हुए किसमें, क्रिस्टलाइन सॉलिड में और अमॉर्फस सॉलिड में। क्या कुछ डिफरेंसेस की हमने बात की। सबसे पहले क्या बात की, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन से होते हैं, which show regular arrangement, no regular arrangement, definite geometrical shapes, no definite geometrical shapes, sharp melting point, melt over a range of the temperature, show the phenomenon of anisotropy, they show the phenomenon of anisotropy, they show sharp cleavage, they do not show sharp cleavage। तो इस तरीके से एक आधे नंबर का इसमें क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज, और वो भी ज्यादा यही आता है, व्हाट इज आइसोट्रॉपी एंड व्हाट इज एनाइसोट्रॉपी। आप दोबारा से एक बात याद रखें कि अमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रॉपिक होते हैं। कि जो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको हम अमॉर्फस में या और अमॉर्फस सॉलिड को मैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में चेंज कर सकता हूं। कैसे चेंज कर सकते हैं, सपोज मेरे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसको मैं क्या कर दूं, स्ट्रॉन्ग हीटिंग एंड सडन कूलिंग, तो वो एमॉर्फस में चेंज हो जाए। जैसे क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है, अगर आप क्वार्ट्ज क्रिस्टल को लें और उसको गर्म करें, बहुत गर्म करके एकदम से पानी में डाल दें, ठंडा हो जाए, तो देन इट बिकम, इट चेंजेस टू अमॉर्फस। लेकिन अगर एक अमॉर्फस सॉलिड को, अगर आपके पास क्या एक अमॉर्फस सॉलिड है, उसको आप क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग हीटिंग एंड वेरी स्लो कूलिंग, तो उससे अमॉर्फस सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड में चेंज हो जाता है। जैसे आपको पता है क्वार्ट्ज, it is a crystalline solid and glass amorphous solid, कंपोजिशन सेम होती है। तो क्वार्ट्ज को अगर आप एकदम से गर्म करके सडन कूल कर दे तो ग्लास में चेंज हो जाएगा, और ग्लास को अगर आप बिल्कुल स्ट्रांगली हीट करके वेरी स्लो कूल कर दे तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में, क्रिस्टलाइन फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ग्लास जो होता है इसके बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है हमारे पास। मैं आपको ये कमेंट कर रहा हूं, जो ग्लास है वो सॉलिड तो होता ही नहीं है। बेसिकली इसको हम यह बोल सकते हैं कि दैट इट इज ए सुपर कूल्ड लिक्विड, या इसे बोल सकते हैं इट इज स्यूडो सॉलिड। स्यूडो मतलब फॉल्स, इट इज स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड। इसका कोई प्रूफ होना चाहिए। सुनिए, ये कई बार ये क्वेश्चन आते हैं, सपोज ये कोई बिल्डिंग है जिसके बीच में ये विंडोज लगी हुई है ना, इसमें ये ग्लास है, सपोज यहाँ पे क्या है, ग्लास है, ग्लास माउंटेड है, ये ऐसे हमने ग्लास माउंट कर दिया, फ्रेम है इसमें ग्लास माउंट कर दिया, लगा रहा 10 साल 20 साल 30 साल, 10 20 30 साल के बाद अगर आप इस ग्लास को निकालें यहाँ से और इसकी थिकनेस यहाँ से देखें और इसकी थिकनेस यहाँ से देखें, तो you'll find that यहाँ पर जो इसकी थिकनेस है वो थोड़ी सी, इट्स स्लाइटली थिकर
और यहाँ पर इट इज थिनर, पतला होता है, यहाँ पर ये थोड़ा मोटा होता है। रीजन, इसका रीजन क्या है? रीजन सिंपल ये है कि जो ग्लास है ना ऊपर से नीचे धीरे धीरे फ्लो कर रहा है। हालांकि 30 साल में फ्लो किया, लेकिन फ्लो किया। एंड यू शुड बी नोइंग दैट फ्लूइडिटी जो है दैट द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स। तो बिकॉज ग्लास फ्लोज डाउन, ग्लास नीचे की तरफ फ्लो करता है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट सॉलिड, इट इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड। दूसरी बात, अगर आप इसी बिल्डिंग ग्लास देखें बेटे, एक बिल्कुल अभी नया ग्लास आपने सैंपल लिया और एक थोड़ा ओल्ड ग्लास का सैंपल लें, तो ये जो ओल्ड ग्लास का जो सैंपल है, ओल्ड ग्लास सैंपल, ठीक है, अगर आप इसको देखें तो इट शो इट इज बिकमिंग ट्रांसल्यूसेंट। ये थोड़ा सा क्या होता है? ट्रांसल्यूसेंट होता है। ट्रांसल्यूसेंट मतलब धुंधला होता है। इट इज स्लाइटली ट्रांसल्यूसेंट। क्यों ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ये बेसिकली क्या है? लिक्विड है ना। और बड़े बड़े 2 साल 4 साल 10 साल के बाद इसके पीछे कहीं कहीं पे क्या है? क्रिस्टल्स इसके जमने शुरू हो जाते हैं। तो इट बिकम ट्रांसल्यूसेंट बिकॉज ऑफ वेरी स्लो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ दैट सुपर कूल्ड लिक्विड। वो जो सुपर कूल्ड लिक्विड है उसकी बहुत स्लो क्रिस्टलाइजेशन इसके कारण से। तो कई बार ये डिस्कशन जरूर आ जाती है एग्जाम में, क्या कि सुपर कूल्ड लिक्विड, ग्लास सुपर कूल्ड लिक्विड है, आपको कैसे प्रूव करना है? 2 है, द ग्लास माउंटेड इन द windows of the buildings, of the old buildings, they are slightly thicker at the bottom and thinner at the upper side. It is because of the very slow downward flow of that supercooled liquid. And further, the old glass objects, they become slightly translucent. That is because of very slow crystallization of that supercooled liquid. I hope so बेटे कि आपको ये वाला लेक्चर बिल्कुल समझ आ गया होगा, है ना। आप इन वीडियोस को बेटे देखना जारी रखें, कंटिन्यू करें, ठीक है। इसके बाद ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट था। अब इसके बाद जो सेकंड जो हमारा लेक्चर रहेगा उसके बीच में आई शैल बी डिस्कसिंग विद यू अबाउट द यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, 7 टाइप ऑफ द यूनिट सेल, 14 टाइप ऑफ ब्रेवियस लैटिस, रोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, ऐसी काफ़ी सारी बातें उसमें करेंगे। तो बेसिकली आपका जो वो चैप्टर स्टार्ट होना है उसका बेस वही वाला लेक्चर है, तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।